हेलो प्यारे बच्चों, अगेन आप लोग कैसे हैं? अगेन सेम सवाल, अगेन एंड अगेन। बट मैं आज बहुत ही शॉर्ट समराइज फॉर्म में आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूं। ये अगेन नहीं रहने वाला है, मतलब हम इस चैप्टर को ऊपर ऊपर से समझने वाले हैं, जानने और सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर में था क्या। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड आपको एक फुल वीडियो लेंथ वाली प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझाने की कोशिश की थी। होपफुली आपको आ भी गया होगा समझ में। नहीं आया तो भी कोई इश्यू नहीं है, इस वीडियो को देखो, आपको मोटी मोटी बातें पता लग जाएंगी। हमने जाना हमारी जीवन रेखा के बारे में, यानी वन के बारे में। आप जानते हैं वन को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? वन को जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि वन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जीना है। जैसे मान लीजिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के आप एक मिनट नहीं रह सकते। अब ऑक्सीजन आपको कहां से मिलता है? वनों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। आपको बेटा औषधियां चाहिए जिनसे कि आप बीमारियों से लड़ सकें। कहां से मिलता है जी? पेड़ पौधों से मिलता है। आपको बाढ़ से बचना है, आपको सूखे से बचना है, आपको जल चाहिए। जल कहां से मिलता है जी? वनों से। अरे सर क्या बोल रहे हो, जल तो हमें भूमि से मिलता है। बेटा भौम जल स्तर को बनाए रखने में भी जो मदद करते हैं ना, वो वन ही करते हैं। वनों की वजह से बारिश होती है। बारिश कहां होती है? क्या सिर्फ वनों में होती है? नहीं, वनों की वजह से बेटा वाष्पीकरण होता है पानी का, बादल बनते हैं। वो बादल बेटा फिर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़कर जाते हैं। जहां पर ऊपर ठंडा इलाका मिलता है वहां बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद पानी कहीं पर भी गिर जाता है। पानी फिर गिरने के बाद धरती से अवशोषित हो जाती है, और भूमि के अंदर का जल जो है बेटा वो फिर से सामान्य हो जाता है। इस तरीके से जल चक्र में मदद करते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। बहुत सारे जीव जंतु वहां पर पनपते हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं बेटा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन सभी के बारे में हमने इस पार्ट में जाना। सबसे पहले हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो बच्चे थे उन्होंने जताया कि प्रोफेसर अहमद के साथ चलकर वन का भ्रमण किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो भाई चलते हैं। फिर उन्होंने कहा, प्रोफेसर अहमद ने बताया उनको कि भैया पेड़ पौधों को ना हरे फेफड़े भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हरे फेफड़े क्यों कहते हैं? फेफड़ों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन देना। हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम मतलब कह सकते हो संतुलित रह पाते हैं, हम जीवन यापन कर पाते हैं। अब सोच के देखो, मैंने आपका मुंह और नाक दबाया बस 30 सेकंड के लिए, आपको बहुत तेज अंदर से फीलिंग आएगी, भाई मैं तो जान निकलने वाली है। करके देखो, पर बेटा ज्यादा देर तक मत करना, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए अपने परिजनों के सामने इसे ट्राई करके देखना। आप देखोगे कि जब आप नाक और मुंह बंद करते हो, ऐसे करके आप सांस लेने की कोशिश करोगे बाद में, जैसे ही आप नाक और मुंह छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को बेटा हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कहां से आएगा ये? सोचो ना, पेड़ पौधों से। इसीलिए पेड़ पौधे इसे बनाते हैं, और जंगलों को हम बेटा हरे फेफड़े भी कहते हैं। ये हमने जाना। फिर वन भ्रमण के लिए गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें साथ में रखी और वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा दूर पर चढ़कर बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी पर चढ़कर उनको रास्ते में टीबू नाम का एक व्यक्ति तो क्या बच्चा था, वो मिला। टीबू अपनी चाची के साथ मवेशियों यानी कि गाय भैंस बकरियों को चराने के लिए जाता था, पर उस दिन उसकी चाची उसे लेकर नहीं गई, क्योंकि उसने निर्णय लिया कि बच्चों के साथ वो भ्रमण करेगा और बच्चों को जंगल के बारे में बताएगा। तो टीबू फिर प्रोफेसर अहमद की मदद करता है, और टीबू वहां के सारी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पक्षियों के बारे में समझाता है। जैसे ही ये लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, जंगल में प्रवेश करने पर हड़कंप मच जाता है। वहां पर जो जंगली जीव होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। ये दिखाने की कोशिश करता है कि जब भी कोई भी जंगल के अंदर नया जीव दिखाई देता है तो एक जंतु दूसरे जंतु को आगाह करता है कि हमारे जंगल में कोई नया जंतु आ गया है, तो अपनी सुरक्षा कर लो। उसके बाद टीबू ने यही सारी बातें बताई। टीबू ने कहा कि अंदर की तरफ जब आप जाओगे घने जंगल में, तो आपको बहुत ही ज्यादा भयानक जीव देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने बाहर अंदर मतलब जाने से मना कर दिया। उन्होंने बाहर बाहर जंगल के बारे में बता दिया। जंगल में घूमते हुए उन्होंने बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे, कुछ शाख देखे, कुछ झाड़ियां देखी, जिससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतु देखे। उनके जाते ही वहां के जो बंदर वगैरह थे बेटा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कूदने लगे, हाउ हाउ करने लग गए, और इससे कहीं ना कहीं जंगल में हड़कंप मच गया था। उन्होंने वहां पर बहुत बड़े बड़े और बहुत 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 घने पेड़ पौधे देखे। उन्होंने वहां पर बांस देखा, नीम देखी बेटा, सागवान देखा, शीशम देखे, और ये जो था बेटा सेलमल देखा, वो देखे। बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने देखे। उन्होंने ये भी जाना कि किस प्रकार से जंगल हमारे लिए बहुत कीमती है। जंगल से हमें लकड़ियां मिलती है, जंगल से हमें ईंधन मिलता है, कागज मिलते हैं बेटा, गोंद मिलता है, मसाले मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपर से देखने में नजर आता है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं छत्ते के समान,
उसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। फिर सभी पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, पेड़ वहां पर अलग अलग होते हैं। कुछ पेड़ बेटा जंगल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो फल देते हैं, कुछ जो है पत्तियां देती हैं बहुत सारे, और बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी वहां पर पाए उन्होंने। उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जंगल को जीवित रखने में सूक्ष्म जीव भी बहुत मदद करते हैं। जंगल में बहुत सारे टाइप के जीव होते हैं बेटा, जैसे कि मांसाहारी हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं बेटा, और सर्वाहारी हो सकते हैं। मांसाहारी जीव वो होते हैं जो मांस खाते हैं, शाकाहारी वो होते हैं बेटा जो सिर्फ कंदमूल खाते हैं और या फिर पौधे इत्यादि खाते हैं, और बेटा सर्वाहारी जो सब कुछ खा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे कि बेटा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो मरने सड़ने वाली चीजें होती है ना, जो मरने और सड़ने वाली चीजें होती हैं, गलने वाली, उनके ऊपर वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा मृतपोषी, जो मरने और सड़ने वाली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये सब भी हमने जाना। उन्होंने पाया कि जो वृक्ष भी बेटा वो ऊपर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ऊपर शिखर होता है, नीचे जो बेटा अधोतल होता है। नीचे जो जमीन होती है वहां पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे, उन पत्तों पर उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े देखे, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे बेटा। हैंड लेंस की मदद से उन्होंने वो सब चीजें निरीक्षण में लिया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि हाँ, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वहां के छोटे छोटे, वहां पर सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उग पाते हैं, क्योंकि उनको कम प्रकाश की जरूरत होती है। और जब पेड़ पौधे बहुत घने होंगे ऊपर बेटा, तो सूरज की रोशनी नीचे तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वहां पर बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। बड़े पेड़ तब उग पाएंगे जब वहां पर वो पहले के बड़े पेड़ मर जाएंगे। फिर उन्होंने घास वास को देखा, उनके संरचना को देखा। उसके बाद उन्होंने बेटा खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है, जो यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसके अंदर आप कह सकते हो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है अपने खाद्य पदार्थों के लिए। जैसे घास के ऊपर निर्भर है कीट, कीट के ऊपर निर्भर है मेंढक, मेंढक के ऊपर सर्प, सर्प के ऊपर जो है बेटा चील, गिद्ध वगैरह। तो इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के अंदर बहुत सारे जीव हो सकते हैं, और उन जीवों में से कोई भी एक जीव अगर खत्म होता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला बेटा डिस्टर्ब हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। यानी कि अगर हम ये कहें कि शेर को अगर हम जंगल से हटा दें, सारे के सारे शेर मर जाएं, तो बेटा बहुत सारे हिरन हो जाएंगे। बहुत सारे अगर हिरन होंगे तो जंगल के अंदर जो घास होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर बेचारे जो वो हिरन है वो क्या खाएंगे? इसीलिए हिरन को बैलेंस करने के लिए शेर होने चाहिए। अब बहुत सारे शेर हो जाएंगे तो फिर हिरन नहीं बचेंगे, हिरन नहीं बचेंगे तो शेर एक दूसरे को तो खा नहीं सकते, तो फिर शेर के ऊपर भी खतरा हो जाएगा। तो जंगल में सब कुछ व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जंगल के अंदर कुछ भी बेटा वेस्ट नहीं होता, सब कुछ पूरी अच्छी तरीके से अपघटित हो जाता है, सब कुछ अच्छी तरीके से प्रयोग में आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जंगल बेटा बहुत जरूरी है। मानते हो ना? तो बस, तो फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपके लिए तो बनाया गया है। नहीं करोगे तो फिर ये मोटिवेशनल टाइप की जो वीडियो मेरे अंदर से निकल रही है वो कैसे मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी ना। तो बस सब्सक्राइब करो, कर लो, जरूरी है भाई। मजाक कर रहा था, मर्जी है आपकी, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन कुछ सीख कर जाओ। अब यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर हम जंगलों की बात करें तो जंगल में बेटा होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और उसमें ढेर सारा ऑक्सीजन निकालते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए हरे फेफड़े हो जाते हैं। उसके बाद अपघटन की प्रक्रिया छोटे जीवों द्वारा होती है, जो कि उनको सड़ा गलाकर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जो कि ह्यूमस बन जाते हैं। उन ह्यूमस को फिर से पौधे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, पेड़ पौधे फिर से बड़े होते हैं। और बड़े होने के बाद होता क्या है आपको पता है, फिर से वो प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे बेटा फिर ह्यूमस के बारे में हमने पढ़ा, अपघटक के बारे में पढ़ा। अपघटक वो जीव होते हैं बेटा जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं और जो गलने और सड़ने वाली चीजों को गलाकर सड़ाकर सूक्ष्म पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे उन्हें फिर से अवशोषित कर पाते हैं। फिर हमने बेटा वायु चक्र के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन किस प्रकार से साइकिल में आता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि पौधे अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। और साथ ही बेटा वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। तो जितना हमारे लिए पेड़ पौधे जरूरी है बेटा, उतने ही हम पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। पर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में बेटा हम जीत रहे हैं, और हम अगर जीतेंगे तो पेड़ पौधे हार जाएंगे, और पेड़ पौधे अगर हारेंगे तो फिर हम अपने आप में ही हार जाएंगे जीवन से। समझ रहे हो?
तो यहाँ पर वही है, यही सारी बातें बताई गई हैं। फिर यहाँ कहता है कि बहुत सारे जीव जंतु देखे उन्होंने, वहाँ पर पेड़ पौधे देखे उन्होंने, पत्तियां देखी, वहाँ पर कुछ मवेशियों की लीद देखी यानी कि पोटी देखी, जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उनकी लीद में बहुत सारे बीज थे। हाथी आपको पता है दिन भर में बहुत सारा खाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पचा नहीं पाता, उसकी पोटी में से बहुत सारी चीजें एज इट इज निकल जाती हैं, जिससे कि जब वो जहां जहां पर लीद करता है, जहां जहां पर वो पोटी करता है, वहां वहां पर नए पौधे उग जाते हैं, नए पौधे उगते हैं, वहां पर वो नए पेड़ में बदल जाते हैं, और उसके बाद फिर वहां से वो पोषण प्राप्त करके हमारे पेड़ को, हमारे जंगल को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हाथी क्या करता है जंगल के अंदर, तो हाथी कहीं ना कहीं जंगल की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, रास्ते बनाता है दूसरे जीवों के लिए, साथ ही बेटा पेड़ पौधों को बनाए रखने में भी मदद करता है। बारिश किस प्रकार होती है ये भी हमने बात की कि जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा, वो जब अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो पौधों को ढेर सारा पानी चाहिए होता है, तो नीचे से वो जल को अवशोषित करते हैं, और वो जल अवशोषित करते हैं जड़ों की मदद से। जब जड़ों की मदद से वो जल ऊपर आता है बेटा, तो ऊपर आने के बाद उन जड़ों को, जलों मतलब वाटर को, उन जलों को वो वाष्पीकृत करके हटा देते हैं, क्योंकि उनको तो मेन चाहिए न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ पत्तों में अटक जाता है, जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, फिर नया जल लेते हैं, और ये प्रक्रिया चलता रहता है। वाष्पीकरण की दर से बनता है क्लाउड, बादल बनते हैं बेटा, और बादल बनने के बाद तो आपको पता है फिर बारिश होती है और झमाझम पानी पानी हो जाता है। शहरों में अगर बारिश हो थोड़ी देर के लिए तो नदी नाले सब चौक हो जाते हैं, वहीं पर जंगलों में बारिश कई घंटों भी हो बेटा, तो कभी भी जंगल में पानी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि जंगल की जो मिट्टी होती है बेटा वो बहुत भुरभुरी होती है, वहां पर बहुत सारे पेड़ होने की वजह से जंगल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों से पानी वो अंदर चला जाता है पृथ्वी के अंदर, और वो पृथ्वी के अंदर जाने के बाद भौम जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, यानी भूमि के अंदर के जल को। इसीलिए बेटा जंगल झाड़ जहां पर होते हैं वहां की मिट्टी आपको हमेशा नमी वाली दिखेगी, गीली गीली, वो नमी वाली मिट्टी को ही हम ह्यूमस कहते हैं। जबकि हमारे शहरों में ऐसा नहीं होता, हमारे शहरों में इक्के दुक्के पेड़ दिखेंगे, इक्के दुक्के जानवर होंगे, और हम बहुत परेशान होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया अपना ध्यान रखो, ठीक है, और अपना ध्यान रखो, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखो। और वही दिख रहा है ना स्क्रीन में, बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब ये देखो हमने पढ़ा था कि ये दीदी कैसे चिल्ला रही थी अपने बच्चों के लिए। क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा, बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो गांव वाले इलाके थे वहाँ पर पानी भर गया, क्योंकि पेड़ पौधे थे तो पहले पानी रिस रिस कर ज़मीन में चला जाता था, अब पेड़ पौधे तो है नहीं तो पानी रिस कर ज़मीन में जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो इससे क्या होगा, वो दीदी के बच्चे बाढ़ में बह जाएंगे, बस यही होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए बेटा। तो इस पूरे पाठ में हमने यही सीखा। चलिए अब हम कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर ले। वृक्ष वितान ऊपर वाला वो हिस्सा होता है जहां पर वृक्ष छतरी के समान हो जाता है। वृक्ष का शिखर ऊपर वाला भाग। अब घटक वो जीव, सूक्ष्म जीव जो सड़ने गलने वाली चीजों को सड़ाते गलाते हैं। ह्यूमस, सड़ने गलने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। पुनर्जनन मतलब दोबारा पैदा होना। बीज प्रकीर्णन, बीजों का फैलना। मृदा अपरदन, मृदा के कटाव। अधोतल यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसके ऊपर वाला। वन अपरूपण, वन अपरूपण क्या होगा? जो वनों को कटाव होता है उसे कहते हैं। आपने क्या सीखा वो सब यहाँ पर मेंशन है बेटा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी वीडियो आपके बुक में भी मेंशन है, ये लिखा हुआ है। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों के द्वारा पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष के शिखर को बनाते हैं, और निचली जो परत होती है बेटा वो आपकी शाख या फिर कुछ और बन जाता है वहां से, ठीक है। क्या बन जाता है बेटा? शाख वगैरह बन जाता है। वनों में वनस्पति की उपस्थिति, देखो क्या लिखा हुआ है, वनों में विभिन्न प्रकार की परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों के भोजन के लिए बनाई जाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? और वन में विभिन्न घटक पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन विभिन्न वृद्धि करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, उनका पुनर्जनन भी होता रहता है। वन में मृदा, जल, वायु सभी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। वन मृदा के अपरदन से हमें बचाता है। वनों में जो वृद्धि होती है पुनर्जनन में सहायक होते हैं जीवों के। वन से हमें जलवायु, जलचक्र और पानी को साफ करने का तंत्र मिल जाता है। बाकी अभ्यास के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे बेटा। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।